Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, all of you. आवाज आ रही ना मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Yes, वॉइस मेरी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. It's clear. आवाज क्लियर है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. अभी मेरी आवाज जा रही है आप लोग को? सर वो Yes, थोड़ा sir. इफेक्ट में आई थी. आवाज जा रही है? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. हेलो. Yes, sir. Good evening, sir. वॉइस जा रही है मेरी आपको? Yes, sir. ओके, ठीक है, चलो. थैंक यू, आपने आपने मैसेज कर दिया. ठीक है, तो आज आपको क्या पढ़ाना है? आपको सेल. आपको कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ? सेल के बारे में. ओके, तो सेल के बारे में आपको पढ़ाना है, स्टार्ट करना है मुझे. तो सेल क्या होती है? सेल सेल के बारे में अगर कोई कुछ जानता है तो सेल को क्या बोलेंगे? सेल आपकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी होती है. स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो चाहे वो ह्यूमन की बॉडी हो. तो चाहे वो आपकी प्लांट की बॉडी हो चाहे वो आपकी ह्यूमन. ओके, चाहे वो आपकी प्लांट की बॉडी हो चाहे वो आपकी एनिमल की बॉडी हो. ओके, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज अ सेल. तो सेल क्या होती है? बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को बनाती है और आपकी बॉडी को फंक्शन एबल बनाती है. ओके, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर. Sir, your voice is double. सर आपकी वॉइस इको हो रही है. Sir, it is good now. You can continue.
ठीक है, तो अभी आवाज क्लियर है ना? अभी Yes, भी sir. दिक्कत है? Yes, sir. अभी क्लियर है? तो अभी यस का मैसेज डाल के बोलो। Yes, sir. अभी आवाज क्लियर है ना? ओके, ठीक है। तो चलो अब हम आपको क्या बता रहे थे ये। ओके, थैंक यू, चलो बहुत हो गई, यस थैंक यू। चलो अब पढ़ते हैं। ओके, अब इसमें हम देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, सेल आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाती है और बॉडी को फंक्शन करने के एबल बनाती है। कौन? सेल। तो सेल इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी बॉडी। अब क्या हो रही है, तो सेल को जो सबसे पहले एक साइंटिस्ट से नाम था रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक डेड सेल को खोजा था एंड दैट सेल इज कॉल्ड कॉर्क सेल। द डेड सेल, रॉबर्ट हुक ने एक सेल को मतलब कि खोजा और वो सेल क्या थी, एक कॉर्क की सेल थी, वो डेड सेल थी। कॉर्क क्या होता? कॉर्क एक टाइप की डेड सेल होती है जो कि प्लांट के एकदम बाहर के आउटर मोस्ट पार्ट पर पाई जाती है। ओके, तो प्लांट का सबसे जो बाहर का जो सेल होता है वो डेड सेल होता है और उसी को हम कॉर्क बोलते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने इस डेड सेल को देख लिया और बोला कि यही आपकी सेल है। इसके बाद क्या हुआ, श्लाइडेन एंड शॉन, इन ये दो साइंटिस्ट थे, नाम क्या था इनका? श्लाइडेन एंड शॉन। क्या नाम इनका? श्लाइडेन एंड शॉन। तो ये श्लाइडेन एंड शॉन ने एक सेल थ्योरी दिया। सेल के बारे में इन लोगों ने स्टडी किया और एक सेल थ्योरी दी उन्होंने। तो सेल थ्योरी उनकी क्या थी, तो इन्होंने उस सेल थ्योरी में क्या बोला कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्लाइडेन एंड शॉन, अभी इस पे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन आया वाला है कि सेल थ्योरी जो होती है आपकी, सेल थ्योरी इज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? तो सेल थ्योरी इज गिवन बाय, ओके, सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लाइडेन एंड शॉन। किसने दिया था? स्लाइडेन एंड शॉन ने दिया था। और सेल थ्योरी बोलती क्या थी, इसका कहने का मतलब क्या था? तो इसने ये बोला सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मैंने आपको ऊपर बोला वही इसने यहाँ पर बताया। और फिर इसने क्या बोला, सेल हैज अ जेनेटिक मटेरियल। सेल के पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल है। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि सेल थ्योरी क्या बोलती है, तो आप उसके बारे में क्या बोलोगे? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट हैव अ जेनेटिक मटेरियल एंड इट हैव अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, नेक्स्ट जो आपको साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? रॉबर्ट वर्चॉव। नेक्स्ट साइंटिस्ट क्या थे, उनका नाम क्या था? रॉबर्ट वर्चॉव। इन्होंने एक वर्ड को यूज किया, क्या बोला? ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। रॉबर्ट वर्चॉव ने एक वर्ड को यूज किया, उसका नाम क्या था? ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। ओके, तो ये आपका लैटिन वर्ड है। तो ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, इसकी मीनिंग ये होती है, इसकी मीनिंग क्या आपकी? एग्जिस्टिंग सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जो आज प्रेजेंट टाइम की जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी वाली हैं। कहने का मतलब कि इन्होंने ये बोलना चाहा कि कोई सेल जो आज है वो अपने प्रीवियस सेल्स, वो अपने प्रीवियस सेल के डिवीजन के, वो अपने प्रीवियस सेल के डिवीजन की वजह से ही बनती है। तो एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब प्रेजेंट सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, तो ओमनिस सेल्युला का मीन्स यही होता है कि प्रेजेंट टाइम के सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब ये क्या बोलना चाह रहे थे कि सेल के अंदर में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, तभी आपकी न्यू सेल्स बनती रहती है। ओके, तो रॉबर्ट वर्चॉव ने सबसे पहले सेल डिवीजन के कॉन्सेप्ट को लाके लोगों के सामने रखा कि जो भी सेल्स बन रही हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। इट्स मीन्स इनसाइड द सेल डिवीजन ऑकर। तो रॉबर्ट वर्चॉव ने इस वर्ड को यूज किया था, उसका नाम क्या है? ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। इट मीन्स existing cells comes from the pre-existing cells. Okay, it means the cell divides and make the new cells. Okay, इसकी मीनिंग ये हुई आपकी, समझ में आया? तो ये तीनों पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में जरा नोट करो। ये जो मैंने आपको बोला, इस पॉइंट को नोट करो, इस पॉइंट को नोट करो और नोट करो। तो सेल क्या होती है? सेल आपकी स्ट्रक्चरल एंड
फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी होती है। फिर उसके बाद सेल थियरी, ओके। फिर आपकी सेल थियरी क्या होती है, स्लाइडेन एंड शॉन ने दिया, इसको आप नोट करो। तो ये सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल हैज द जेनेटिक मटेरियल, इसको भी नोट करो। सर ऊपर हेडिंग क्या डाल? सर ऊपर का दिखाओ ना। हो गया? क्या हो गया? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेल हैज द जेनेटिक मटेरियल। So we have to draw that diagram. सर स्कूल अप कीजिए। ठीक है, अब नीचे वाला ये जो है रॉबर्ट वर्चॉ का ये पॉइंट नोट करो, ओमनिस सेल्ला ई सेल्ला। रॉबर्ट वर्चॉ ने क्या बोला? ओमनिस सेल्ला ई सेल्ला। इसका मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, एग्जिस्टिंग सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऊपर अच्छा लिखना आपको, लिखो चलो, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। सेल थ्योरी को किसने दिया? स्लाइडेन एंड शॉन ने दिया। किसने दिया? स्लाइडेन एंड शॉन ने दिया। सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लाइडेन एंड शॉन। इन्होंने क्या बोला? स्टेटमेंट क्या दिया? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर वी हैव ड्रॉ दैट डायग्राम। नहीं, अभी मैं आपको जब बोलूंगा तब आप डायग्राम बनाना, ओके बेटा। स्क्रॉल नीचे करना या ऊपर करना? अच्छा अप करना है और ऊपर करना है, ये लो। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है। पहले आप ये कर लो, फिर आप ये लिखो, जब डाउन करना होगा तब बोलना आप। Sir, scroll down. लेसन नेम बेटा सेल है, हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो टॉपिक क्या देखो, सेल है। सेल, लेसन नेम आपका हो गया सेल, सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। Sir, scroll down. इतना इतना लिख लिया आपने? अब स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, ठीक है। Sir, from this, what we have to write? ठीक है, इसमें आप लिख लो रॉबर्ट वर्चॉ ने Sir, we have to write that cell ठीक division है। also. तो रॉबर्ट वर्चॉ ने क्या बोला? ओमनी सेल्ला ई सेल्युला। इसका मतलब एग्जिस्टिंग सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब क्या होती है? सेल आपकी डिवाइड करती है, ठीक है। So the table we have to draw. Sir, can't hear you. You have to write in chat box. ठीक है, अब चलें आगे। Yes, चलो sir. अब देखो, Yes, जो sir. लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी ये तो एक सेल से बनती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। और अगर मल्टी सेल से बनती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर, ओके। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी अगर एक सेल से बनी है तो वो क्या हो गया? आपकी यूनिसेलुलर हो गई, ओके। और हाँ बेटा कर देता है स्क्रॉल अप।
जब हो जाएगा तो यस बोल देना, ठीक है। ठीक है, चलो अब देखो, जो भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म आप जानते हो, अमीबा को, पैरामीशियम को, क्लेमाइडोमोनास को। यस सर, यस सर, Yes, sir. नहीं नहीं, जब मैं जिस चीज को मैं बोलूंगा बेटा उस चीज को आप ड्रॉ करना। अभी मैंने आपको टेबल के बारे में नहीं बोला, जब मैं बोलूंगा तब आप ड्रॉ करना, ठीक है। अभी बस आप बेसिक चीजें सीखो। तो क्या हो रहा है, अमीबा को जानते हो आप, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, इनके नाम तो आप सुने होंगे। अरे sir. लो अप कर दिया। ठीक है, अब डाउन आऊं, अब पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अगला, ठीक है। अब देखो आप अमीबा को जानते हो, अमीबा को, पैरामीशियम को, क्लेमाइडोमोनास। तो अमीबा, Yes, sir. पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास की बॉडी एक सेल से बनी वाली, इसलिए हम इस एनिमल्स को क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स। क्या बोलते हैं हम, यूनिसेलुलर एनिमल्स। अगर कोई आपसे पूछेगा राइट द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल्स, तो आप क्या क्या बोलोगे, अमीबा, पैरामीशियम एंड क्लेमाइडोमोनास। तो इसको आप लिख लो, ओके। यूनिसेलुलर, द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। अमीबा, पैरामीशियम, और यहाँ पर मैं क्लियर लिख देता, अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, और क्या हो गया आपका, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास, ओके। तो ये सब क्या है, दीज आर द यूनिसेलुलर एनिमल्स। अब मल्टीसेलुलर एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ओके। कौन से होते हैं आपके, प्लांट्स और एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, ओके। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा मल्टी सेलुलर एनिमल्स कौन कौन से हैं, सर व्हाट इज द डाउन ऑफ मल्टी सेलुलर, क्या बेटे समझ में नहीं आया इनका क्वेश्चन मुझे, ओके। तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। इनकी बॉडी ढेर सारी सेल से बनी होती है, प्लांट्स और एनिमल्स की, और इनकी बॉडी, सर डोंट अंडरस्टैंड ओमनी सेल्ला एंड सेल्ला। अच्छा, समझ में नहीं आया। देखो आपको एक कहते हैं इजी, कहते हैं ये एग्जाम्पल दूं। देखो जैसे एक फादर है और एक मदर है, ठीक है, फादर और मदर से क्या बनता है, बेबी बनता है। क्या बनता है, बेबी। तो बेबी क्या हो गई, बेबी आपकी न्यू सेल हो गई। तो न्यू सेल कहाँ से आती है, प्रीवियस सेल से आती। फादर और मदर क्या है, प्रीवियस सेल है। तो बेबी जो बन रहा है, आपकी जो न्यू सेल बनती रहती वो प्रीवियस सेल से बन के आती, ओके। इसी का मतलब होता है ओमनिस सेल्युला इस सेल्युला, ओके। मतलब एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब ये जो न्यू बेबी जो है एग्जिस्टिंग कर रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये प्रीवियस सेल से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, प्रीवियस सेल से आ रहा है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ओमनिस सेल्युला इस सेल्युला। देखो ये जैसे मान लो आपका फादर, ये आपका हो गया फादर, ये हो गया मदर, ठीक है। तो फादर और मदर क्या है, प्रीवियस है। इन दोनों से क्या क्या बनता है, बेबी बन जाता है। तो बेबी क्या होगा, बेबी आपका न्यू सेल है। क्या है, न्यू सेल। और ये क्या है, ओल्ड सेल है, आपकी ओल्ड सेल, ठीक है। तो बेबी क्या, बेबी आपका न्यू सेल है। तो इसमें ओमनिस सेल्युला इस सेल्युला का मतलब क्या होता है, नई सेल पुरानी सेल से बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, ओके।
डिवीजन के प्रोसेस से नई सेल पुरानी सेल से बनती है। इसका मतलब ये है कोई नई चीज पुरानी चीज से बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। जैसे यहाँ लिखा एग्जिस्टिंग सेल्स, जो आपकी न्यू सेल्स है वो क्या है, दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग सेल। ये क्या आपकी एग्जिस्टिंग सेल, दिस इज अ एग्जिस्टिंग सेल। ये कहाँ से आ रही है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये ओल्ड सेल को हम क्या बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल बोलते हैं। ओल्ड सेल को हम प्री एग्जिस्टिंग सेल बोलेंगे। तो जो आपकी जो न्यू सेल है वो किससे आती, ओल्ड सेल से आती है, या एग्जिस्टिंग सेल किससे आती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। समझ में आया? यस सर। सर बेटा, ओमनी समझ आ गया आपको? सेलुलर कौन सी लैंग्वेज में है? ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल। अब हम किसकी बात करते हैं, सेल की बात। अब हम अगर देखा जाए तो सेल आपकी, यहाँ पर मैंने आपको कुछ सेल्स दिखाया है। ये देखो, आपको यहाँ पे डायग्राम देखो, ये 2 सेल्स, ठीक है, 2 डायग्राम मैंने आपको बना के दिए हैं, ठीक है। इसको पहले रब कर दूं आपका। तो आपने एक चीज तो जानते होंगे, एक बार सेल यहाँ पर सर क्या लिखे हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। क्या लिखे, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ओके, अब हम देखते हैं, ये तो हो गई एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। पहले हमको क्या आपको बताना है, हमको क्या बताना आपको, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। डेवलपमेंट के बेसिस पर, किसके बेसिस पर, डेवलपमेंट के बेसिस पर। ओके, डेवलपमेंट के बेसिस पर सेल 2 टाइप की होती हैं। किसके बेसिस पर, ठीक है, डेवलपमेंट के बेसिस पर, DEVLOPMENT, डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट के बेसिस पर सेल आपकी 2 टाइप की, कौन कौन सी, एक हो गई प्रोकैरियोट, एक हो गई यूकैरियोटिक, और एक हो गई आपकी प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो डेवलपमेंट के बेसिस पर सेल आपकी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल और आपकी यूकैरियोटिक सेल। अब दोनों के डिफरेंसेस देखो, आपको कोई चीज दिखाई पड़ रहा है, इसमें क्या क्या चीज का डिफरेंस है, देखो। अगर मैं इसको मैं और बड़ा कर दूं तो आप देख के बताओ। ये देखो, अभी तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो छोटा कर देता है इसको, ठीक है। अब देखो सर, न्यूक्लियस, देख के बताओ, न्यूक्लियस। इसमें और इसमें कौन कौन सा न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियाइड, ठीक है। चलो और बताओ क्या इसमें डिफरेंस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपका जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को जानते हो, बैक्टीरिया की बॉडी प्रोकैरियोट से बनती है। जो बैक्टीरिया की सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। हमारी जो सेल्स रहती है, प्लांट की जो सेल्स रहती है वो यूकैरियोटिक रहती है। मतलब हमारे अंदर में, ह्यूमंस के अंदर में, काऊ, गोट, शीप, बफेलो, ओके, प्लांट के अंदर में आपकी यूकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाती है। और जो आपका होता है ना बैक्टीरिया के अंदर में आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है। बैक्टीरिया किस टाइप का सेल है, बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोट है, ओके। और यूकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट आपका एनिमल्स में, प्लांट्स में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। नो सेल वॉल इन यूकैरियोटिक सेल। बेटा रॉन्ग बता रहे हो, ओके। और बताओ सर, और बोलो, ठीक है। चलो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। पहले देखो, पता ना, जब आपकी अर्थ बनी थी, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, सर वी डू बोथ ऑफ देम, सर डू नहीं, ओके। अभी आपको मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, पहले आप देखो। अर्थ का फॉर्मेशन जब हुआ था, तो मान लो ये आपकी अर्थ हो गई, क्या हो गई, अर्थ, ठीक है, आपकी अर्थ हो गई, आपकी ये अर्थ हो गई, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आई थी, पता है, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आई थी, यूकैरियोटिक सेल नहीं आई थी। फिर काफी मिलियंस ईयर्स के बाद आपका यूकैरियोटिक सेल बना। क्या बना, यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, सबसे पहले बनने वाली सेल है,
और यूकेरियोटिक सेल होती है ये आपकी बाद में बनी, ठीक है। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम देखेंगे तो देखो अब हम ध्यान से देखो, इसके अंदर में आपको क्या है, यहाँ पर आपको सेल वॉल दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? सेल वॉल दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिखाया जा रहा है? सेल वॉल दिखाया जा रहा है। तो इस पॉइंट के बारे में हम बाद में जाएंगे, पहले हम और जाते हैं। देखो इसके अंदर में आपको देखो क्या है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है। देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। इसके अंदर में क्या चीज है? इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका, देखो दोनों के बीच कॉमन क्या है, राइबोसोम है। इसके अंदर भी राइबोसोम है, इसके अंदर भी क्या है, राइबोसोम है। इसके अंदर भी देखो सेल मेम्ब्रेन है। जो चीज कॉमन है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, ये क्या होगा, कॉमन। तो सेल मेम्ब्रेन इसके पास भी है, सेल मेम्ब्रेन इसके पास भी है। राइबोसोम क्या है, इसके पास भी है, राइबोसोम इसके पास भी है, क्लियर। और बाकी चीजें अगर आप देखो कुछ भी इसके पास नहीं, ना इसके पास गोल्जी बॉडी है, ना इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, ना इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ना इसके पास आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना इसके पास न्यूक्लियस है, ना इसके पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ओके ना इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। समझ में आया? तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में, उसके अंदर में क्या पाया जा रहा है, उसके अंदर में आपका राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम, ओके। और उसकी जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जो आपका प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूक्लियोइड। और जो आपका यूकेरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम न्यूक्लियस ही बोलते हैं, ओके। क्यों इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं और क्यों इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, इसका कोई आंसर जानता है? इसको न्यूक्लियोइड क्यों बोलते हैं और इसको न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं? कोई इसका आंसर जानता है? नो सर। क्यों? क्योंकि पता है न्यूक्लियस क्या होता है। अब आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, डबल लेयर होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, डबल लेयर। दिस इज अ न्यूक्लियस, ये डबल लेयर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी क्या होती है, डबल लेयर होती है। क्या होती है, डबल लेयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है आपकी, डबल लेयर होती है। और इसके अंदर में आपका डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, इसके अंदर में न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोलस। तो ये आपका हो गया न्यूक्लियोलस, ये क्या होता है, न्यूक्लियोलस। और ये आपका क्या होगा, डीएनए। ये क्या हो गया, डीएनए। और ये पूरा इस स्ट्रक्चर क्या चीज कहलाता है, न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलते हैं, जिस पूरा स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, डबल लेयर होती। क्या होती, डबल लेयर होती। और डीएनए पाया जाता। और क्या होता, न्यूक्लियोलस होता। क्या होता है, न्यूक्लियोलस। तो उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोइड किसको बोलते हैं। न्यूक्लियोइड में क्या होता है पता है, आपकी जो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे ऐसे दिखा। इसके अंदर में डबल लेयर क्या रहती है, ब्रेक रहता है। देखो ब्रेक है आपका, ओके। इसके अंदर में न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता। और इसका जो डीएनए रहेगा, इसका जो डीएनए ऐसे रहता है, वो इससे निकल के क्या होगा, उससे निकल के बाहर घूमता रहता है। इसका जो डीएनए रहता है वो डबल मेम्ब्रेन के अंदर में ही रहता है, ये बाहर नहीं निकल पाता। क्यों, क्योंकि बाहर में क्या है, डबल मेम्ब्रेन। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये ब्रेक है। यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो क्या आपकी ब्रेक है। यहाँ की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी ब्रेक होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या आपकी ब्रेक है। यहाँ की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी ब्रेक कर गई है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या है, ये पूरी मेंटेन है। यहाँ पर ये ब्रेक है। तो ब्रेक होने की वजह से क्या होता है, डीएनए इसका निकल के कहाँ पे आता है, सेल के साइटोप्लाज्म में आता है। तो इसलिए हम इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ना बोल के क्या बोलते हैं,
न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? न्यूक्लियोइड। nucleus क्या होता है? NuCLOID, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? NuCLOID, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियस है। तो कोई आपसे पूछेगा न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में क्या अंतर है, तो आप क्या बोलोगे? इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कोई भी ब्रेकिंग नहीं रहती। इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? ब्रेक कर गई है। क्या हो गई? टूट गई है। ये टूट गई जगह जगह से। तो क्या हो रहा है? इसका डीएनए न्यूक्लियस से निकल के बाहर आता रहता है। तो दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इसको हम क्या बोलते हैं? दैट टाइप इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। और इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में ही रहता है। इसके पास न्यूक्लियोलस पाया जाता है, इसके पास न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। ठीक है, ये दोनों डायग्राम को आप ड्रॉ कर लो। पहले आप न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस का आप ये चीज लिख लो उसको। ठीक है, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो, न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस को। सर न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस को आप ड्रॉ कर लो। जब बन जाएगा तो आप लोग मैसेज डालने लगना। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोलस? बेटा अभी पहले आप इसको ड्रॉ करो, फिर मैं आपका आंसर देता हूँ। ये जो पता है ना, ये जो आपका न्यूक्लियोलस है, ये क्या बनाता है? ये आरएनए बनाता है। क्या बनाता है? आरएनए, राइबोसोमल। ओके, आरएनए को ये बनाता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, ठीक। अब चलो, अब हम आपको बताते हैं। अभी इधर मैं नीचे में आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, हाँ लिखवाऊँ नीचे में। ठीक है, देखो अब देखो, न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड हो गया, और ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड के पास क्या 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 होता? पहला चीज, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता? ब्रेक होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ब्रेक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रप्चर। इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? रप्चर रहती है। और न्यूक्लियस के अंदर में क्या रहता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज वेल डेवलप्ड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज बाइल। ओके, वेल डेवलप्ड। क्या रहती है? वेल डेवलप्ड। ठीक है, यस सर। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियोइड के अंदर में क्या रहता है? न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। इसमें क्या रहता? न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। इसमें क्या रहता है? न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। इसको आप लिख लो, जो मैं लिखवा रहा हूं, तो आपको याद रहेगा। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। क्लियर? दूसरा, तीसरी की बात क्या कर रहा हूं मैं? ओके,
थर्ड की बात क्या कर रहा हूँ? Membrane. इसमें क्या हो रहा है? डीएनए गोस इसमें क्या हो रहा है? डीएनए moves in cytoplasm. DNA moves in cytoplasm. DNA moves in cytoplasm. इसमें क्या होता है? DNA is present inside the nucleus. DNA is present inside the मैं कुछ काम है आशमा गुलहाने और नेहा लांडे। इनके नाम लेना है क्या? आपके लिए कुछ हाँ ठीक, बोलिए क्या नाम? आशमा गुलहाने बेटा आशमा गुलाने प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? और नेहा लांडे। नेहा लांडे आप हो ग्रुप में? अभी नहीं है, एब्सेंट है। ठीक है, तो आप न्यूक्लियोइड को समझ गए? तो न्यूक्लियोइड क्या होता है? उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका रप्चर रहता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बनाऊंगा तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? रप्चर है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई आपकी? रप्चर रहती है। और इधर क्या रहती है आपकी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड रहती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहती है? वेल डेवलप्ड। ठीक है, इसके अंदर का डीएनए इसी के अंदर में पाया जाता है। इसका डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और जो आपका रहता है न्यूक्लियस यहीं पर रहता है। इसके अंदर में न्यूक्लियस क्या है? एब्सेंट है। और जो इसका डीएनए रहता है वो डीएनए निकल के कहाँ पर जाता रहता है? वो साइटोप्लाज्म में मूव करता रहता है। क्लियर? तो ये आपका हो गया, दिस इज द न्यूक्लियस। ये आपका हो गया न्यूक्लियस। और ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियोइड हो गया। न्यूक्लियोइड। क्लियर? तो न्यूक्लियोइड कहाँ पर पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है आपका? न्यूक्लियोइड होता। ओके, और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है आपका? न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल में आपका क्या होता है? न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, हाँ स्क्रॉल करता हूँ बेटा, आप इसको लिख लो। ठीक है, पहले इसको आप लिख लो। सर वो डायग्राम फिर से बनानी है? सर वी हैव टू ड्रॉ दिस। अगर आप बनाना चाहो तो बना लो आप। अगर आप एक बार बना चुके हो तो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, Sir, please scroll down. लेकिन मैंने आपको डिफरेंस जो दिया इसको आप याद कर लो, इसको आप लिख लो। ठीक है, कि न्यूक्लियोइड कहाँ पर जाएगा? न्यूक्लियोइड आपका प्रोकैरियोटिक सेल में रहेगा। न्यूक्लियस कहाँ पर रहेगा? यूकैरियोटिक सेल में रहेगा। जब इतना हो जाएगा तो आप बोलना, तो मैं इसको नीचे करता हूं। तो जिसको ड्रॉ करना रहेगा वो इसको ड्रॉ कर ले। ठीक है, तो डीएनए मूव्स इन साइटोप्लाज्म। डीएनए यहाँ से निकल के कहाँ पे जा रहा है? साइटोप्लाज्म में। यहाँ का डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर में है। सर यू कैन एक्सप्लेन सेल थियरी? बेटा सेल थियरी तो मैंने एक्सप्लेन की ना अभी। बेटा सेल थियरी क्या बोलती? सर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द हो गया? नहीं सर। ठीक है, सभी का हो गया? डन? आगे चले आप। Yes, चलो। sir. ठीक है, अब चलो यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। इधर होगा प्रोकैरियोटिक सेल, इधर क्या होगी? प्रोकैरियोटिक सेल।
और इधर क्या होता है आपका, इस साइड। सर आई वांट टू ड्रॉ डायग्राम, ठीक है ड्रॉ करो लो। हो गया। चलो अब आपको देखो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंसेस लिखना है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंसेस। ठीक है, अब आप देखो, चलो अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं तो चलते पहले प्रोकैरियोटिक सेल देख के आते हैं। ठीक है, ये देखो प्रोकैरियोटिक सेल पहले आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में ओके मेम्ब्रेन बाउंड और ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? ठीक है, अब हम देखते हैं पहला। चलो अब हम पहला चीज क्या आपको लिखवा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल, पहला प्रोकैरियोटिक सेल हैव cell wall, they have cell wall. Okay, प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल वॉल। इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक आपका पहला हो गया प्रोकैरियोटिक सेल है सेल वॉल। इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा दूसरे ढंग से लिखता हूं मैं। ठीक है, every eukaryotic cell didn't have, इसको आप नोट करते रहो, didn't have cell wall। मतलब यूकैरियोटिक, सारी कहते हैं यूकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ कुछ के पास क्या होती, सेल वॉल पाई जाती। ओके, सभी के पास नहीं होती। दूसरा देखो, दूसरा हो गया सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। किससे बनता है आपका? पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल रहती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनती है। अभी आपको बोलता हूं कि ये क्या होता है। ओके, और यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करूंगा तो प्लांट, जैसे मैं अगर लिखूं, ये देखो ऐसे हो गया सेल वॉल। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनती है? प्लांट के अंदर में जो सेल वॉल होता है वो किससे बनता है? तो वो आपका सेल्यूलोज से बनता। किससे बनता? सेल्यूलोज से बनता। ओके, एंड सेल वॉल ऑफ फंगी कौन सी हो गई? फंगी। वो किससे बनती है आपकी? काइटिन से बनती है। किससे बनती है? काइटिन से। ठीक है, तो देखो यूकैरियोटिक सेल, प्लांट की सेल क्या होती है? यूकैरियोटिक है। फंगी की सेल क्या है? यूकैरियोटिक है। और जो इनकी सेल वॉल है उसका कंपोजिशन अलग अलग है। इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनती है और इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनती है। और प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है वो किससे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है। किससे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है। किससे बनती है आपकी?
ग्लाइकेन से बनती है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर एनिमल सेल की सेल वॉल किससे बनती है? अब अगला पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, थर्ड पॉइंट। Sir is not able to hear anyone. थर्ड पॉइंट में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल हैव 70s राइबोसोम। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल हैव 70s राइबोसोम, और इधर यूकैरियोटिक सेल हैव 70s एंड 80s राइबोसोम। क्या हो गया आपका? 70s एंड 80s राइबोसोम है। ठीक है, 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और 70s एंड 80s राइबोसोम आपका यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसको भी नोट कर लो। ठीक है, 70s राइबोसोम इज प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, 70s and 80s ribosome is present in a eukaryotic cell. ठीक है, अब चले आगे। Yes, sir. ठीक है, लिखो लिखो। हाँ, मैं बेटा अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको बोलता हूँ कि 70S क्या होता है। ठीक है, पहले आप एक बार डिफरेंसेस को लिख लो, फिर मैं एक एक को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, पहले आप डिफरेंसेस को लिखो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लो, ठीक है, चले अब नीचे आए। Yes, sir. अच्छा, सब लोग पीछे पढ़ को पेप्टिडोग्लाइकन कर। तो आप देखो पेप्टिडोग्लाइकन क्या होती है पता है? आपके बॉडी में देखो अमाइनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? अमाइनो एसिड। आपको कहाँ पर दिखाऊं मैं इसको? ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा चलो यहीं पर समझाता हूँ। तो पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता? देखो अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3 और अमाइनो एसिड 4, अमाइनो एसिड 5। ये क्या है? ये क्या अमाइनो एसिड्स हैं। क्या है? अमाइनो एसिड्स। तो जब ढेर सारे अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं ना, तब क्या बनता है आपका? तब आपका पेप्टाइड बनता है। क्या बनता है? पेप्टाइड। क्या बनती है आपकी? पेप्टाइड। और पेप्टाइड से आपका क्या बन जाता है? प्रोटीन। क्या बनता है आपका? प्रोटीन। तो इसकी जो सेल वॉल होती है ना, तो इसकी सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइड मतलब प्रोटीन से बनी होती है। कि किससे बनी होती है? प्रोटीन से। इसलिए इसको हम पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पेप्टिडोग्लाइकन बोलेंगे। क्लियर? तो ये जो आपका इसका जो सेल वॉल है वो किससे बना वाला है? पेप्टाइड से बना वाला है। और पेप्टाइड किससे बनता है? पेप्टाइड आपका अमाइनो एसिड से बनता है। किससे बनता है? अमाइनो एसिड। क्या बोलते हैं हम? अमाइनो एसिड से बनता है। किससे बनता है आपका? अमाइनो एसिड से बनता है। क्लियर? तो पेप्टिडोग्लाइकन मतलब क्या होता है? प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन। तो प्रोटीन से इसकी सेल वॉल बनी होती है। किसकी? प्रोकैरियोटिक की जो आपकी सेल होती है वो आपकी किससे बनी होती है? वो आपकी जो आपकी प्रोकैरियोटिक की जो सेल वॉल है वो आपकी पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है। और पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है? एक टाइप का प्रोटीन की पेप्टाइड होती है। क्या होती है? प्रोटीन की पेप्टाइड। और ये पेप्टाइड कैसे बनता है? तो अमाइनो एसिड से बनता है। ठीक है, इतना बहुत है। अभी आप लोग क्या पूछो? 70S राइबोसोम।
राइबोसोम बेटा हुआ होता है ना कि जो कि प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? राइबोसोम का फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता? प्रोटीन बनाता है। ओके, तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन। सर 70S मीन्स, देखो बेटा, जब इसको सेल्स के अंदर में जब खोजा गया था ना, तो इसकी तीन यूनिट्स होती है। ठीक है, देखो जैसे अगर आप 70S के बारे में देखोगे तो देखो इसको हम ऐसे दिखाते हैं, यू और यू। ओके, ये इसकी क्या क्या रहती है? दिस इज कॉल्ड 30S एंड दिस इज कॉल्ड 40S। और तो इसको हम पूरे को बोलते हैं 70S राइबोसोम। ओके, और अगर 80S को बनाना रहेगा तो 80S ऐसे बनता है, ऐसे और ऐसे बनता है। दिस इज 80S। तो इसके अंदर में जब आप देखोगे दिस इज 40S एंड दिस इज 60S। ओके, तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड 80S राइबोसोम। कॉल्ड 80S राइबोसोम। क्लियर? अब आप सोच रहे हो कि सर ये S को क्यों लगाते हैं? जैसे आप जब आप मिल्क को नापते हो तो आप क्या बोलते हो? लीटर बोलते हो। क्या बोलते हो उसको? लीटर। ओके, जब आप वेट को नापते हो तो आप उसको केजी मिल में आप लिखते हो। उसी तरह क्या होता है, जब इस राइबोसोम्स को जब बनाया गया था ना, तो ये कितने कितने रेवोल्यूशन करके ये बने थे। तो इसकी वजह से यहाँ पर इसके नाम के आगे क्या लगाते हैं? हम S लगाते हैं। नो इंटरनेट कनेक्शन। Sir. आपको आवाज क्लियर आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Sir, done. आवाज आ रही ना मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाँ, मेरी भी आवाज क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो अब हम आपको क्या 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 बता रहे थे अभी हम? हाँ, तो उसी तरह क्या होती है, राइबोसोम्स की अपनी एक यूनिट होती है, दैट इज कॉल्ड S। इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो जैसे S लिखते हैं। S मीन्स क्या होता है? सिडबर्ग, SYDBERG। सिडबर्ग ये साइंटिस्ट है। क्या थे? साइंटिस्ट। तो सिडबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने इस राइबोसोम्स को खोजा था। तो इसी वजह से तो ये जब क्या होता है 70S, तो इसके आगे, इसके यूनिट के आगे हम क्या इसको इनका जो नाम का जो पहला लेटर था S, इसके आगे हम S लगा देते। तो S इज वर्क एज अ यूनिट। ओके, तो हम क्या बोलते हैं इसको? 70S राइबोसोम। क्या बोलते हैं? 70S राइबोसोम। S फॉर सिडबर्ग कोएफिशिएंट, ये एक साइंटिस्ट थे। ओके, इसको हम बोलते हैं सिडबर्ग कोएफिशिएंट। S इज कॉल्ड सिडबर्ग कोएफिशिएंट। S इज कॉल्ड सिडबर्ग कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर? तो ये सब अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपने पूछा तो मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, तो ये सब आपको जानने का उतना ज्यादा जरूरत नहीं है अभी। जब मैं आगे जब आपको राइबोसोम पढ़ाऊंगा
तो वहां पर आपको बता दूंगा, ठीक है, वहां पर आपको मैं ये सब चीजें बता दूंगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर हो गई तो आपको पता है 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाएगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल में, और 70S और 80S जो आपका राइबोसोम है कहाँ पे पाया जाएगा यूकैरियोटिक सेल में, ओके। तो जो आपका ये 70S राइबोसोम होता, इसकी जो स्मॉलर यूनिट है, दिस इज कॉल्ड स्मॉलर यूनिट, this is called smaller unit, this is called smaller unit, this is called smaller unit। और ये क्या होती है आपकी लार्जर यूनिट, ये आपकी क्या होती है लार्जर यूनिट। ये क्या होगी आपकी स्मॉलर यूनिट, ये आपकी क्या हो गई स्मॉलर यूनिट, और ये क्या होगा आपका लार्जर यूनिट, क्या होती है आपकी लार्जर यूनिट। ये स्मॉलर यूनिट है और ये आपकी लार्जर यूनिट होती है। तो 30S क्या होगी आपकी स्मॉलर यूनिट, 40S क्या होगी लार्जर यूनिट, और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है आपका 70S राइबोसोम बनता है। क्या बनता है आपका 70S राइबोसोम बनता है। क्लियर, क्या बनता है आपका 70S राइबोसोम बनता, ओके। अब इधर देखो Yes, आपका sir. 40S और जो आपका 60S है, इनके मिलने से आपका क्या बनता है 80S राइबोसोम बनता है। क्या बनता है आपका 80S राइबोसोम बनता है। क्लियर, तो इतने डिफरेंसेस मैंने आपको लिखवाए, ठीक है। अब देखो, अगर बात मैं करता हूं तो फोर्थ डिफरेंस की, अभी तक तो मैंने इतना किया, अब और डिफरेंसेस अगर आपको देखना है तो मैं आपको और बताता हूं, ठीक है। फोर्थ क्या होता है, इसके पास अगर 70, ओके, इसके पास क्या होते हैं ऑल दी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं रख करके बताता हूं। इसके पास हो गया, इसके पास गोल्जी बॉडी, क्या हो गया गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं इसके पास क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर में क्या 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 पा जाएंगे, डायग्राम में आपको याद ही होगा क्या था, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और आपके लाइसोसोम्स, ये सब क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं सब, ये सब आपके क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो आप डायग्राम देखो, ये ठीक है, ये देखो, इसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस, ये सब कुछ पाया जाता है इसके अंदर में सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है, बाकी सब कुछ क्या है एब्सेंट है। ना तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना तो क्लोरोप्लास्ट है, ना तो गोल्जी बॉडी है, ना तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके। ये सब चीजें क्या है इसके अंदर में एब्सेंट रहती है, ठीक है। मैंने आपको यही चीज आपको लिखवा के दिया, ठीक है। आई बात समझ में? Yes, sir.
ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि आप अभी इस डायग्राम में देखो, आप इसके पास न्यूक्लियोइड है, इसके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके पास अभी इसके पास देखो, इसके पास ओनली सिर्फ राइबोसोम है और बाकी चीज क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, हाँ बेटा मैं अभी डाउन कर रहा हूँ, कल मैं आपको लिखवा दूंगा, आप टेंशन मत करो। अभी मैं आपको जो चीज समझा रहा हूँ ना, आप उसको समझो, ठीक है, मैं आपको डाउन कर दूंगा, ठीक है, बाद में। तो इतनी चीजें अब आप देखो। ओके, तो आपको डिफरेंसेस समझ में आ रहा होगा कि सर ने जो चीज लिखवाया वो सही था। अब देखो, अब मैं आपको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, अब इसको आप नोट कर लो, ठीक है, इसको आप यहाँ से नोट कर लो कि इसके पास गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम क्या होता है, एब्सेंट रहता है। इसके पास आपका गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक, माइटोकॉन्ड्रिया और आपका एक चीज मैं भूल गया, क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट रहता है। क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट। रुको, यहाँ पर एक पॉइंट और लिखता, क्या रहता है आपका, क्लोरोप्लास्ट। क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी क्या रहता है आपका, एब्सेंट रहता है। क्या रहता है आपका, एब्सेंट रहता है। तो गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या रहता है प्रोकैरियोटिक सेल में, मतलब बैक्टीरिया के अंदर में ये सब चीजें एब्सेंट रहती हैं। और हम लोग में गोल्गी बॉडी, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और आपका क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीजें पाया जाता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो आज के लिए आप लोग इतना नोट कर लो, फिर कल आऊंगा तो कल मैं आपको डायग्राम और इसके और अभी 6-7 पॉइंट्स में आपको और भी लिखवाऊंगा, ठीक है। तो आज तक का समझ में आया सब कुछ, किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? Yes, sir. समझ गया था. किसी को कुछ डाउट तो नहीं है इतने में? No, sir. No, ओके, No, sir. हाँ अब आप लोग लीव कर जाओ, ठीक है, चलो बाय बाय। Bye, sir. बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. बाय सर।